नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा, आप देख रहे हैं भारत की खबर। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं मेट्राइज एजेंसी के डायरेक्टर मनोज कुमार सिंह जी। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। आज सर राजनीति का सेंसेक्स बताना है आपको, किसका स्टॉक अप किसका डाउन। तो आप तस्वीरें देख लीजिए, इधर से मोदी जी और अमित शाह जी, उधर से राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और यूपी में योगी जी भी। तो शुरुआत करते हैं। और कुछ सर्वेस जो है अलग अलग राज्यों में उनके चलते ही रहते हैं, अलग अलग विषयों पर ही चलते रहते हैं। अभी चूंकि बजट का मौसम है, केंद्रीय बजट भी आया, उत्तर प्रदेश का बजट भी आया, तो इस बहाने भी आपने लोगों को थोड़ा टटोला होगा कि अभी किसका काम कैसा लग रहा है। तो कहां से शुरू करें फिर? जहां से आप शुरुआत करेंगे वहां से जवाब देने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे ये बताइए कि अभी केंद्र का बजट आया तो, और पार्लियामेंट में बहुत कुछ हंगामा वगैरह भी हुआ है, तो इसको लेकर के सरकार और विपक्ष, मतलब मोदी जी और राहुल जी, इनको लेकर क्या पब्लिक की पल्स है इस वक्त? देखिए, जैसे पार्लियामेंट की बात मैं करूं सबसे पहले सौरभ जी, तो पार्लियामेंट में होता क्या कि जब बजट देकर और उसके बाद डिस्कशन होता है तो पब्लिक को बजट के बारे में ज़्यादा समझ होती है कि भाई इस बजट में क्या है हमारे लिए। क्योंकि जब फाइनेंस मिनिस्टर बजट पढ़ती हैं उस समय बहुत चीज़ें समझ में आम जनता को नहीं आती है, लेकिन पार्लियामेंट में बजट पे छोड़ किसी और चीज पे चर्चा शुरू हो गई तो ये पूरी तरह से पूछिए तो आम जनता के बीच से बजट का मुद्दा गायब दिख रहा है। और जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहा है अभी की घटनाएं जो घट रही हैं उससे ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग भी डाले और लोगों का रिस्पॉन्स भी। क्या सवाल थे आपके? सवाल एक था कि जिस तरीके से राहुल गांधी का पार्लियामेंट के अंदर एक किताब को लेकर इस तरह का किया जाना और उसके बाद उसका कोई फैक्ट नहीं दिखा, तो उस पर इस तरह की बातें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसको लेकर हम लोगों ने कहा था। आम जनता की एक राय जरूर थी कि देश बड़ा है, सबसे पहले देश के बारे में सोचे, चर्चाएं तो बहुत हो सकती हैं। राहुल गांधी ने जो बुक का इशू उठाया जनरल नरवणे का, तो उस पर राहुल गांधी की बात को लोग ठीक कह रहे हैं? नहीं माना लोगों ने, और नहीं माना तो यही कारण है कि जब हम लोगों ने आगे की तरफ जब बढ़े तो हमने कहा कि भाई कुछ कुछ सवालों पर उनको समर्थन भी मिल रहा था, तो हम लोगों ने ये जानने की कोशिश किया कि भाई भविष्य में क्या राहुल गांधी कांग्रेस के तरफ से एक प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट हो सकते हैं। अच्छा। आप विश्वास नहीं करिएगा, जितने लोगों से हम लोगों ने पूछा वो उनको प्रधानमंत्री कैंडिडेट के रूप में नहीं मानते थे। जब आपको जिस पार्टी के रूप में और जो पार्टी उनके पीछे खड़ी हो और उसके नेता को आम जनता ये कहे कि नहीं अभी ये प्रधानमंत्री के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सोचिए कि कितना बड़ा ये तो आपने सारे भाजपा वालों को पूछ लिया था क्या सवाल? नहीं, उसमें तो भाई अब हम लोग तो लास्ट में पूछते हैं कि भाई पिछली बार किसको आपने वोट दिया था, अब इस बार किसने दे रहे थे। हाँ। तो उसमें तो कांग्रेस का भी तो आ रहा था। अच्छा, नॉन बीजेपी सपोर्टर्स और कांग्रेस सपोर्टर्स में भी अभी राहुल गांधी को पीएम पद के लिए उपयुक्त मानने सीरियस नहीं ले रहे, नहीं सीरियस ले रहे। देखिए, पिछली बार पार्लियामेंट के अंदर प्रियंका ने जो भी स्पीच दिया, मीडिया हो चाहे आम जनता हो, उस स्पीच को अच्छे तरीके से सुना और सराहा भी कि भाई पार्लियामेंट में एक डिसिप्लिन में अपनी स्पीच को रखा। उन्होंने ऐसा नहीं था कि उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर कमेंट नहीं किया था, सरकार के ऊपर कमेंट नहीं किया था। कमेंट का एक तरीका होता है। अब बहुत सारे वर्ड होते हैं, देखते हैं कि हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, वो एक गाली के रूप में होता है। जैसे साला वर्ड हम लोग कहते हैं, अबे साले किनारे चल, तो इसे गाली के तौर पे माना जाता है, लेकिन ये गाली आम तौर पे नहीं होता है, ये भाषा होती है बात करने की। लेकिन राहुल गांधी ने सब चीजों को पार करके आगे तक चले गए हैं जो आगे वाली गाली होती है। लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग अभी पसंद, उनका बिहेवियर एज लीडर ऑफ अपोजिशन पसंद नहीं हो रहा। और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे उनका पार्लियामेंट के अंदर बैठना, उनका जो शब्द का चुनाव है वो देखना, हाथ के ऊपर उठाना, आंख मारना, तिरछा होकर बैठना, हाथ ऐसे रखना, तो ये सब चीजें देखिए, आप जब भी कहीं जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज जो होता है वो आपके भाषा से ज्यादा उस पर इफेक्ट डालता है। आपका वहीं से सबसे पहले हम लोग चूंकि ये सब चीजें आपने तो नहीं उनके बारे में बताई होंगी, क्या लोग बता रहे हैं? नहीं, लोग नहीं बता रहे, मैं बता रहा हूं कि क्यों ऐसा रिएक्शन आ रहा है। उसके पीछे कारण कि देखिए, हम लोग टोटल पॉलिटिकल काम करते हैं, किसी पार्टी के लिए सजेशन भी करते हैं, तो हम लोग सजेस्ट भी करते हैं कि भाई आपको किस तरीके से आना है, जाना है, पब्लिक के बीच में आपकी क्या होगी। चूंकि इमेज बिल्ड करना है ना उस व्यक्ति का, आपका इमेज नहीं बिल्ड होने के पीछे का यही कारण मुझे लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है कि कोई कहे कि नहीं वही उनका है, लेकिन ये लगता है कि आपका ये चीजें हैं जो आपको बिल्ड नहीं करने देता। तो सबसे पहले तो राहुल गांधी को एक शिष्टाचार के रूप में पार्लियामेंट के अंदर जाना चाहिए,
ओके। बिहेवियर अपना सुधारना चाहिए, शब्दों का चुनाव अच्छे तरीके से करना चाहिए और पूरी तरह से पार्लियामेंट को अटेंड करना चाहिए। आप जब बजट को सुन ही नहीं ले हैं, आप अपनी बातें बस सुनाकर चले जा रहे हैं, तो जब तक मैं सौरव जी की बात को सुनूंगा नहीं तो कब आगे जाकर क्या राहुल जवाब गांधी की बातों और उनके व्यवहार को लोग गंभीरता से नहीं नहीं ले रहे हैं। ये तो राहुल गांधी की बात होगी। बजट पर सरकार के लिए क्या प्रतिक्रियाएं आई? लोग, मैंने बोला ना कि बजट पे बहुत सारे डिस्कशन नहीं हुए, तो लोगों को आम लोगों का कहना है कि भाई सरकार ने पहले जीएसटी के रूप में और इनकम टैक्स में जो रिबेट दिया है, तो हम लोग पहले से जानते थे कि इस बार हमारे लिए कोई विशेष नहीं होगा। अच्छा, तो सरकार, ये आम पब्लिक का मानना था कि इस बार का जो बजट होगा वो बहुत लिबरल नहीं होगा, वो उसी तरह का इससे कोई आएगा। निराशा या डिसअपॉइंटमेंट कोई नहीं है, आम जनता के बीच में नहीं है। मोदी जी अभी इस सरकार के अभी 1.5 साल के कामकाज पर अभी कुछ दोबारा का आपने कुछ पूछा? इस बजट में तो चल ही रहा है कि भाई उस सरकार को, तो जब यदि विपक्ष के नेता को ही लोग लाइक नहीं करेंगे तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा है? अच्छा, तो आपके उसका मतलब ही है कि सरकार से ये जो डील्स हुई हैं अभी यूरोपियन यूनियन के साथ, ट्रेड डील अभी अमेरिका के साथ, देखिए, इस पे अभी हमने क्वेश्चन में भी नहीं डाला है, क्योंकि नहीं डालने का कारण है कि उस पर तो डिस्कशन ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उस पर विवाद है कि उन्होंने क्या दिया। और ट्रंप के बातों को लेकर हम लोगों ने जो पूछा था कि आप ट्रंप को कितना सीरियस लेते हैं, तो लोगों का यही कहना है कि ट्रंप तो डेली नए स्पीच देते हैं, वो उनकी राजनीति का एक पार्ट है कि हम दूसरे देशों के विरुद्ध इस तरह से बोले ताकि हमारी अमेरिका में इमेज बची रहे। तो अपने इमेज के लिए वो काम कर रहे हैं, तो कभी भारत को हो, तो कभी ईरान को हो, कभी इस तरह की चीजों को स्पीच दे रहे हैं। इससे ना अमेरिका को फायदा दिख रहा है, अमेरिका लोगों को। दूसरे तरीके से पूछता हूं, जैसे राहुल गांधी की कोशिश ये है, आपके सर्वे में नहीं आया हो, क्योंकि ये तो उन्होंने अभी कल ही परसों में तो बोला ना कि नरेंद्र सरेंडर हो गए ट्रंप के सामने। तो मतलब वो ये बताना चाह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो ड्राइव कर रहे हैं भारत की विदेश नीति को, लेकिन लोग उसको इस तरीके से नहीं ले रहे हैं। और अगले फ्राइडे आप पूछेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोगों में लाने है, क्योंकि क्या होता है कि जब एक चलता है क्वेश्चनायर चलता है तो हम लोग बीच में उसको गैप नहीं देते हैं। नहीं देने का कारण होता है कि एक बार टूट जाएगा तो हमारा क्रम गड़बड़ हो जाता है, ऊपर से नीचे सीक्वेंस होता है। जैसे आप देखे होंगे CSDS वाला जो उन्होंने जारी किया था, एक छोटे से क्लिक में बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं। तो ये चीजें अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी राहुल को लेकर भारत की जनता सीरियस नहीं है। फॉरेन पॉलिसी पे सवाल हुआ आपका कोई? नहीं, अभी हम लोगों ने उस पर भी आपको करना है। अच्छा, यूपी की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव, क्योंकि अब ये द्वंद्व जो है तो शुरू ही हो ही गया है और अब साल भर से कम समय रह गया है, साल भर का वक्त रह गया है चुनाव में। यहाँ कोई जनता का मूड दिख रहा है? जनता काफी बजट को लेकर उत्साहित है और अच्छा यूपी की बात कर रहे हैं। और यदि नेता के तौर पर देखा जाए तो आज के डेट में भी योगी आदित्यनाथ इस राज्य के सबसे टॉप के लीडर हैं। ये आप डेटा के आधार पे कर रहे हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव आज भी अपने जातियों में सबसे टॉप के नेता हैं, उनका कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन नंबर 2 पर ही है। नंबर 2 पे ही है। अखिलेश जी के साथ भी वही समस्या है जो राहुल जी के साथ समस्या आ रही है। उनको भी लग रहा है कि शायद मीडिया को हम टारगेट कर कर अपनी बातों को अच्छी तरीके से पहुंचा रहे हैं, लेकिन सरकार के विरुद्ध इस पिछले 4 सालों में, चाहे उन्होंने कहा लॉ एंड ऑर्डर के लिए कि भाई इनकाउंटर खराब है, बुलडोजर खराब है, सब कुछ का है, आपने किया क्या है? आम जनता का प्रश्न है कि ठीक है ये तो खराब है, आपने मीडिया में बोल दिया, लेकिन क्या आपने उस चीज को लेकर मेरे दरवाजे पर विरोध करने के लिए आए? जमीन पर आपने उसको कुछ नहीं किया। तो ये जनता के अंदर अपनी इमेज को बनाना, और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये नैरेटिव बनाना चाह रहे हैं कि भाई ब्राह्मण अगेंस्ट बीजेपी चल रही है। आजकल हर कोई ब्राह्मण की बात, हाँ, भी कर रही है, सब कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में मायावती के साथ ब्राह्मण जाते हुए मुझे दिख जाएंगे, अखिलेश के साथ जाते हुए नहीं दिख रहे। अच्छा, और सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत भर की समस्या आपको बता दूं, जो लोग कहते हैं कि ब्राह्मण और राजपूत की बात करके कहते हैं कि सबसे ज्यादा एससी पे जुल्म करने वाले वो हैं, आप पूरे केसेस को निकाल लीजिए। यदि सबसे ज्यादा उनके जमीनों को एसी के साथ किसी का चल रहा झगड़ा तो ओबीसी क्लास में, वो भी यादों से। तो ये माने क्या कहेगा, डेटा बताता है सरकार का। दूसरी बात है कि आप ये देख लीजिए कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा 2 कमजोरी है। अपर ओबीसी में 2 कास्ट होते हैं जो सबसे ज्यादा वोटर हैं, वो यादव और कुर्मी कोयरी हैं। ये दोनों भारत में कहीं नहीं है बीजेपी के साथ में।
उनको दूसरे तरफ से हायर करना पड़ता है। जैसे बीजेपी में बिहार में नीतीश जी लाते हैं, नीतीश जी लाते हैं, आप झारखंड में सुदेश नहीं लाए तो आप चुनावी हार गए, यहाँ पे आ जाइए तो अनुप्रिया हो जाएंगी या कोई और दो चार वो नेता बीजेपी के सिंबल पर नहीं वोट नहीं लड़ करते हैं। ये बीजेपी का, यदि इस दो जात में से कोई एक भी इनके पास आ गया तो आपको बता दें, फिर ब्राह्मण राजपूत भी यदि बीजेपी के साथ नहीं है तो बहुत ज्यादा नुकसान। लेकिन ब्राह्मण राजपूत अभी तक तो थे। ये यूजीसी वाला सवाल किया आपने? यूजीसी पे सवाल है, उस पर काफी नाराजगी है, यूथ पे ज्यादा नाराजगी है, लेकिन उम्मीद है, मैंने क्या कहा कि जब मुझे विपक्ष में कोई नेता नहीं दिखेगा तो उम्मीद किससे लगाएंगे? सरकार से ही लगाएंगे। नाराज भी होंगे तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? तो उनको उम्मीद ये है कि जिस तरीके से कोर्ट के अंदर केस गया है, सरकार वहां पे समाधान निकालेगी। कोई मजबूरी हुई होगी कि वो ले आ दिए, तो मैंने क्या कहा कि उनकी नाकामी के कारण हमें थोड़ा सा सहूलियत मिला है बस। लेकिन एक नाराजगी बहुत ज्यादा यूथ में बहुत ज्यादा नाराजगी है, बहुत ज्यादा कहिए तो बहुत ज्यादा नाराजगी है। और यही कारण है कि यूथ में जैसे नाराजगी अपर कास्ट में गया, वहां पे राजपूत ब्राह्मण का मैटर यूथ में समाप्त हो गया। उनको लगा कि हमें संगठित होकर आंदोलन करना। यूपी में आपने कोई बिल्कुल चुनावी सर्वे टाइप भी कुछ किया है अभी, कि पता लगे कितना गैप है दोनों पक्ष? नहीं, अभी ये चीज हम लोगों ने नहीं किया है, उस पर चल रहा है काम। लेकिन जब भी हम लोग सर्वे करते हैं तो उसका लास्ट का जो 4 क्वेश्चन होता है वो पार्लियामेंट और असेंबली से ही रिलेटेड होता है, जहां पे हम पूछते हैं कि आपने पिछले विधानसभा चाहे लोकसभा में किसको दिया था और अभी किसको देना पसंद करेंगे। तो उसमें दिखता है कि गैप है। लेकिन वो गैप नहीं दिख रहा है अभी जो 2022 में हमें दिखा था। उसमें कुछ कमियां दिखी है, और उसके कमी दिखने के भी कारण होता है कि जब सरकार माने 9 साल काम करेगी तो थोड़ा एंटी इनकम्बेंसी दिखेगा। लेकिन अभी समय सरकार के पास इतना है, एक साल वो कवर कर 22 के चुनाव से थोड़ा नजदीक इलेक्शन लग रहा है, क्लोज इलेक्शन लग रहा है, लेकिन बीजेपी आगे दिख रही है। आगे दिख रही है। अच्छा, पश्चिम बंगाल पे तो आपने काफी काम पहले शुरू कर दिया पहले से शुरू किया, तो वहां अब तो चुनाव बस दो महीना दूर है। देखिए, यदि पश्चिम बंगाल में पूछिएगा तो आज के डेट में भी ममता सबसे पॉपुलर नेता है। अच्छा, और पॉपुलर नेता ऐसा है कि वो 50% से नीचे अभी भी उनका ग्राफ गिरने को तैयार 50% वोट 50% वोट। और उसके पीछे का कारण देखिए सौरभ जी, हम लोग लगातार उस पर काम कर रहे हैं। बंगाल में चुनाव कभी भी वोटर नहीं लड़ता है या जनता नहीं लड़ती है। वहां के चुनाव कम्युनिस्ट से लेकर चलिएगा तो वहां का चुनाव वहां का सरकारी कर्मचारी लड़ता है। और हम लोग जब बंगाल में कर रहे थे तो सबसे बड़ा, मैंने सोचिए कि पुलिस के सबसे बड़ा अधिकारी बता रहे हैं कि एक बात बताइए कि जो बूथ के अंदर घटनाएं घट रही है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रोकेगी? जब उसके फोर्सेज ही अंदर नहीं आ सकते हैं, हमारे फोर्सेज रहेंगे, हमारे एम्प्लॉय रहेंगे, तो वोट तो हम ही को दिलवाना है ना। नहीं, ये तो वोटिंग प्रक्रिया की एक एनोमली, एक प्रॉब्लम है जी। मैं वोटिंग प्रेफरेंस की बात कर रहा हूं। आपने जब कहा कि 50% पर ममता बनर्जी खड़ी हैं, तो वोटिंग प्रेफरेंस में जनता की नजर में 50% पे खड़ी है। उसके कारण है ना कि जब तक हमें नहीं दिखेगा कि आप निकल रहे हैं, तब तक जो 12%, 14% या 17% जो वोटर होते हैं जो बाद में बदलते हैं, वो आज सरकार के साथ है। जैसे उसे लगेगा कि विपक्ष मजबूत हुआ है, वो चले आएंगे। और विपक्ष वहां पे मुझसे पूछे तो टीएमसी के कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे वो कार्यकर्ताओं का भी हम लोगों ने कुछ देर पहले भी चर्चा की थी कि कार्यकर्ताओं के बारे में उसने एक रोड मैप बनाया है कि हमारा नीचे का कार्यकर्ता के पास पैसे कैसे जाए। अच्छा, आप किसी शहर में घुसेंगे तो शहर के एंट्री पे देखेंगे कि टीएमसी के लोग बैठे हैं और कहेंगे कि भैया 100 रुपया शहर के डेवलपमेंट के नाम पर दीजिए। वो कोई सरकारी पैसे नहीं होते, वो पैसे इकट्ठे होते हैं और टीएमसी के ऑफिस में जाते हैं और उनके खर्चे। बीजेपी के किस नेता का नाम सुनते हैं आप वहां बंगाल की जनता? देखिए, शुभेंदु अधिकारी आज के डेट में सबसे ऊपर है। अच्छा, और वो 11% अभी भी उनको वोट शेयर मिल रहा है, यदि उनके इंडिविजुअल के वोट शेयर को ले ले। लेकिन दिलीप घोष को सबसे अच्छा नेता माना जाता है कि एक ईमानदार, जुझारू और बीजेपी के सबसे अच्छा। अभी तक तो वो सीन में बहुत ज्यादा दिख नहीं रहे। यहाँ पे थोड़ी सी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी दिख रही है। तो गैप वहां, जैसे आप यूपी में बता रहे थे कि गैप है लेकिन 22 से कम, बंगाल में क्या बताएंगे? नहीं, बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है। बीजेपी को बहुत सारे काम करने होंगे और हम वेट कर रहे हैं कि 1,24,00,000 जो वोटर डाउट में गए उनका क्या होगा। एसआईआर एक बड़ा इशू होगा। बड़ा इशू होगा। असम के इलेक्शन में देखिए, असम एक तरफा नहीं मान सकते, लेकिन एक तरफा है। एक तरफा इसलिए नहीं मान सकते हैं कि सरकार तो काम करते आई हुई है, वहां कांग्रेस नहीं चुनाव लड़ने जा रही है, वो लोकल बॉडी कांग्रेस की लड़ने जा रही है चुनाव। उनको पता है कि राहुल गांधी हमारे लिए बहुत बड़ा नेता नहीं हो सकते हैं,
लोकल इलेक्शन उनके लिए वो बना हाँ हाँ, तो उनको लेकर वो ज्यादा एग्रेसिव है और वही नेता आज के डेट में पूरे फील्ड को तैयार कर रहे हैं कि हम चुनाव किसी तरीके से जीत कर आ जाए। लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि बीजेपी अच्छे गैप में है, चुनाव जीत कर आएगी, लेकिन चुनाव आने तक देखेंगे कि क्या होता है। एक फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी का, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में वो एक रेलेवेंट आदमी हो सकते हैं, क्योंकि बिहार में साबित हुए, यूपी में भी, बंगाल में भी और असम में भी। कहीं कुछ दिख रहा है उनके लिए आपको? बंगाल के लिए तो मैं कहूंगा कि काफी दिखेगा। अच्छा। हुमायूं कबीर का जिस तरीके से कल नींव रखना बाबरी मस्जिद का और इसके बाद वो निकले हैं, समर्थन बड़ा नहीं है, लेकिन बीजेपी को बड़ा समर्थन चाहिए भी ना। और इन लोगों को बीजेपी, इन लोगों के पास यदि 7% या 8% मुस्लिम वोट चला गया तो बीजेपी वहां पे सत्ते। हुमायूं कबीर के साथ ही जा रहे हैं वहां पर? वहां पे अभी दिख रहे हैं कम से कम दोनों मिलकर 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में जहां पे बीजेपी 0 रहती है, हो सकता है कि इस बार वहां पे इनके परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो ये हेल्प करेगा बीजेपी? ये हेल्प करेगा। असम में बदरुद्दीन असम में अजमल बहुत कह रहे हैं कि ओवैसी हमारे साथ आए, वहां भी उन्होंने भी ऑफर दिया है। यदि वो साथ दोनों आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए वहां मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। असम में जी। और यूपी में? यूपी में साथी नहीं मिल रहा ओवैसी जी को? नहीं, वो खोज लेंगे। मुझे लग रहा है कि या तो चंद्रशेखर के रूप में मिले या मायावती के रूप में मिले, ये 2 में से एक मिलेंगे। और ये दोनों यदि साथ मिलकर पोल करते हैं, मुस्लिम और या शेड्यूल कास्ट, हाँ, चंद्रशेखर दोनों करते हैं, तो आपको बताएं कि यहाँ पे बहुत जगहों पे समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होने जाएगा। और कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सीट निकालना उनके लिए बहुत टफ। तो मतलब अभी बहुत सारे समीकरण ऐसे हैं जो अननोन हैं। हाँ। अब ये जब जमीन पर उतरेंगे तो इनको पता चलेगा कि इस कितना असर पार्लियामेंट डाला। समाप्ति के बाद आप देखेंगे कि आसाम और बंगाल, ये दोनों की पॉलिटिक्स एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी आम पार्लियामेंट सेशन के बाद। पार्लियामेंट सेशन में, चूंकि दोनों लोगों का, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों लोग अब फोकस करेंगे वहां पे। और जब लोग रोड पे जाते हैं तो पब्लिक भी खुल कर आती है। तो अभी पब्लिक भी डरी हुई है, खुलकर नहीं आ रही है, तो थोड़ा पब्लिक को मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि आए। ठीक है। लेकिन एक समस्या बीजेपी के पास है बंगाल में कि अपने कार्यकर्ताओं के अंदर किस तरीके से जोश भरे। ठीक, तो ये अभी तक की मनोज जी की ग्राउंड की फाइंडिंग्स हैं जो आपके सामने हमने रखी, खासकर चुनावी राज्यों की। और नेशनल पर्सपेक्टिव में राहुल गांधी कहाँ हैं और प्रधानमंत्री मोदी कहाँ हैं, उसकी बात भी आपने जानी। मनोज जी, फिर दोबारा किसी रोज आपके साथ और चुनावी बात होगी। बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।